हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के एमसीक्यू। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। क्या पूछा गया है, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली बनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। ए ऑप्शन है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। बी ऑप्शन है, अपना अधिकारित्व प्रभुत्व स्थापित करके। सी ऑप्शन है, छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित करके। और डी ऑप्शन है, सख्त नियम लागू करके। ठीक है, इसका क्या होगा कि एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। ठीक है, एक शिक्षक क्या है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। इस प्रकार की शैली को अपनाकर वो क्या कर सकता है, छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। किसका आकलन करना है, शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करना है। ए ऑप्शन है, वार्षिक परीक्षा परिणाम। कौन सा है ए ऑप्शन, वार्षिक परीक्षा परिणाम। बी ऑप्शन है, छात्रों की उपस्थिति। सी ऑप्शन है, कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच। और डी ऑप्शन है, कक्षा में छात्रों की चुप्पी। ठीक है, क्या है, शिक्षण की गुणवत्ता के आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, यह है कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच करना। ठीक है, अगर शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करना है तो इसके लिए क्या सबसे ज्यादा कौन सी उपयुक्त विधि है, इसके लिए है कि कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच करना। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में क्या है, निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है। अब इसके अंदर देखो क्या है कि अधिगम के मार्गदर्शन, किसके अंदर, अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू कैसा बताना है, न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या है, निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। बी ऑप्शन है, विद्यार्थी के लिए समुचित प्रदर्शन को दर्शाने वाले घटकों को निर्धारित करना। सी ऑप्शन है, प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना। डी ऑप्शन है, सतत नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, देखो इसके अंदर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या है, निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। ठीक है, शिक्षक की भूमिका न्यूनतम पहलू क्या है कि निजी जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में किसके अंदर, उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए। क्या पूछा गया है, नहीं है, यानी उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं है। ए ऑप्शन है, छात्रों को जानकारी प्रदान करना। बी ऑप्शन है, छात्रों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन है, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। डी ऑप्शन है, छात्रों को निजी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना। अब इसके अंदर देखो क्या है कि छात्रों को जानकारी प्रदान करना, ये तो क्या है, ये तो मुख्य भूमिका है, ऐसा तो करना चाहिए कि जानकारों को क्या है, छात्रों को जानकारी प्रदान करना। बी ऑप्शन देखो, छात्रों में स्वयं सीखने की समृद्धि को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन भी सही है। छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। अब देखो, छात्रों को निजी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना, ठीक है, उनकी अगर छात्रों की निजी समस्या को हल करने में उनकी मदद करना, ये क्या है, शिक्षक की मुख्य भूमिका नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, अब क्या है, ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनको क्रमबद्ध तरीके से सेट करना है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है, किए हुए कार्य का विश्लेषण करना। बी ऑप्शन है, योजना और तैयारी। सी ऑप्शन है, सामग्री की प्रस्तुति। और डी ऑप्शन है, संशोधन और सुधार। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजना और तैयारी। सबसे पहला क्या होगी, योजना बनाई जाएगी, ठीक है, उसकी तैयारी की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है सामग्री की प्रस्तुति। उसके बाद क्या की जाएगी, मतलब सबसे पहले हमने क्या बनाई, योजना बनाई, फिर हम उसको सामग्री की क्या करेंगे, प्रस्तुति करेंगे, फिर उसके क्या करेंगे, हम किए हुए कार्य का विश्लेषण। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कार्य किया है उसका विश्लेषण करेंगे, और अंतिम में हम क्या करेंगे, संशोधन और सुधार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, योजना बनाएंगे, फिर उसकी सामग्री की प्रस्तुति करेंगे, उसके बाद क्या है, किए हुए कार्य का विश्लेषण, और लास्ट में क्या होगा, संशोधन में सुधार। ठीक है, तो इसके अंदर से कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, सेकंड नंबर वाला, फिर है थर्ड नंबर वाला,
फिर है फर्स्ट और फिर है फोर्थ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता? क्या करता है? प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है। बी ऑप्शन है, एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। सी ऑप्शन है, एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण के वनिस्पत शिक्षण में अधिक बल देता है। डी ऑप्शन है, एक शिक्षक कोर्स पूरा करने के बजाय विषय को समझाने में रुचि रखता है। देखो इसमें क्या है कि कौन सा जो कथन है वो प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता। क्या होगा इसके अंदर कि एक शिक्षक अपने छात्रों में क्या है? त्रुटि ढूंढता है। ठीक है, उसमें कमियां निकालता है, वो क्या है? एक प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता। उसके बाद आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में से इसको किसकी त्रुटि मानना चाहिए? ठीक है, अब क्या है कि कुछ छात्र हैं वो क्या है? परीक्षा में असफल हो गए हैं, तो इसमें किसकी गलती है? ए ऑप्शन है शिक्षक, बी ऑप्शन है प्रधानाचार्य, सी ऑप्शन है सभी छात्र, डी ऑप्शन इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या है कि इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में क्या है? एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। क्या है? सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए? क्या है कि एक शिक्षक है वो छात्रों को जो ध्यान है वो आकर्षित करने में क्या है? सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है, अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें। बी ऑप्शन है, पद से इस्तीफा देना चाहिए। सी ऑप्शन है, अपने विद्यार्थियों की त्रुटि ढूंढनी चाहिए। डी ऑप्शन है, आज्ञापूर्वक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तो इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? इसके अंदर होगा कि अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, कि अगर है कोई शिक्षक है वो छात्रों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करना चाहिए और उसमें क्या है? आवश्यकता अनुसार क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? क्या है कि एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? ए ऑप्शन है, निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना। बी ऑप्शन है, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। सी ऑप्शन है, नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। डी ऑप्शन है, बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकास करना। एक शिक्षक का सबसे जो पहला काम है वो क्या है? कि छात्रों को मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए उन्हें क्या करना? प्रेरित करना। ठीक है, एक शिक्षक का सबसे पहला कार्य क्या होता है? कि छात्रों को क्या करे? वो मार्गदर्शन करे और उन्हें क्या कहे? सीखने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है? क्या है कि एक असफल शिक्षक, कैसा? असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है। इसके अंदर देखो, ए ऑप्शन है, छात्रों को सदैव प्रेरित करना। बी ऑप्शन है, अनुकूल व प्रगतिशील दृष्टिकोण। सी ऑप्शन है, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया और पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। डी ऑप्शन है, समझ और सहानुभूति। ठीक है, अब असफल शिक्षक के व्यवहार के आयाम को कौन चित्रित करता है? छात्रों के प्रति उदासीन रवैया और पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। ठीक है, इसमें क्या है? सी ऑप्शन सही है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है? ठीक है, अब अच्छा शिक्षक कौन है? उसमें देखो, ए ऑप्शन है, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए। बी ऑप्शन है, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। सी ऑप्शन है, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब एक अच्छा शिक्षण होने के लिए क्या क्या सही है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखो, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना। तो ये बात एकदम सही है कि कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उस विषय का अवलोकन प्रदान करना। बी ऑप्शन है, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। ये भी सही है। क्या होना चाहिए? अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। अच्छा शिक्षक में क्या होना चाहिए? अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। सी ऑप्शन है, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? ठीक है, अब क्या है कि नए शिक्षक के लिए जो वांछनीय उत्तरदायित्व है वो क्या है? ए ऑप्शन है, पाठ्यक्रम में बदलाव करना। बी ऑप्शन है, मतभेदों के होते हुए साथी शिक्षक के साथ सहयोग देना। सी ऑप्शन है, संस्थान की कार्यप्रणाली का अनुसरण करना। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो, नए शिक्षक है उसके लिए सबसे वांछनीय उत्तरदायित्व क्या है? कि मतभेदों के होते हुए अपने साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। क्या है? मतभेदों के होते हुए अपने साथी शिक्षक के साथ क्या करना? सहयोग प्रदान करना। ठीक है,
आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या है कि शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में, किसके अंदर, प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो इसके अंदर है, ए ऑप्शन है पारस्परिक संबंध, बी ऑप्शन है शाब्दिक क्षमता, सी ऑप्शन है शिक्षक का ज्ञान और डी ऑप्शन है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार। अब क्या है, शिक्षक के प्रति जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें विफलता का मुख्य कारण क्या होगा? शिक्षक का ज्ञान। क्या होगा? शिक्षक का ज्ञान। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित क्या है, मीरम्बका, क्या है, क्रमबका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है? ठीक है, ए ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है जॉन डीवी और डी ऑप्शन है श्री अरविंदो। किसको कहा जाता है? डी ऑप्शन है श्री अरविंदो। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? श्री अरविंदो को मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मीरम्ब को स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए ऑप्शन है मौखिक प्रभाव और संगठनात्मक क्षमता, बी ऑप्शन है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सी ऑप्शन है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा में समायोजित करने की क्षमता, डी ऑप्शन है व्यवसायिक नैतिकता और क्षमता। अब क्या है, एक नए शिक्षक है उसका सफलता का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा वो क्या होगा? वो होगा कि शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। ठीक है, अब एक नया शिक्षक है उसको सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है कि शिक्षक का जो उसका व्यक्तित्व कैसा है और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? क्या है कि उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? ए ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में आराम करना, पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना, सी ऑप्शन है प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत और डी ऑप्शन है अनुसंधान करना। अब देखो, उच्च शिक्षण संस्थान में है कार्यरत है शिक्षक, तो वो खाली समय में क्या कर सकता है? वो अनुसंधान कर सकता है। क्या कर सकता है? अनुसंधान करना क्या है, एक सबसे अच्छा विकल्प होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के लिए मुख्य घटक कौन से हैं? किसके लिए? टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं? ए ऑप्शन देखो उद्देश्य, विषय सामग्री, शिक्षण, मूल्यांकन, बी ऑप्शन है उद्देश्य शैक्षिक अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन, सी ऑप्शन है शिक्षा का उद्देश्य पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करना, परीक्षण, प्रतिपुष्टि, डी ऑप्शन है विषय सामग्री, शिक्षण और अधिगम और परीक्षण। ठीक है, अब देखो किसने दिया है, सबसे पहले तो टाइलर मॉडल के अनुसार है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या होगा? उद्देश्य शैक्षिक अनुभव का प्रभावी संगठन और लक्ष्य का सत्यापन। क्या होगा? उद्देश्य शैक्षिक अनुभव का प्रभावी संगठन और लक्ष्य का स्थापन करना। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अनुभवी शिक्षकों को क्या है? अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है कि एक अनुभवी शिक्षक है उसको एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ए ऑप्शन देखो वे इसकी सहायता के बिना ही अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं, बी ऑप्शन है कक्षा में सिर्फ कुछ ही जिज्ञासु छात्र होते हैं, सी ऑप्शन है शिक्षकों को छात्रों से इस प्रकार की चुनौतियों की संभावना कम ही होती है, डी ऑप्शन है जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञ प्राप्त कर लेते हैं वे इसका शैक्षिक प्रारूप तैयार कर सकते हैं। इसका क्या होगा? इसका होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है कि जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं वे इसका शैक्षिक प्रारूप तैयार कर सकते हैं। क्या है कि अनुभवी शिक्षकों में एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करना आवश्यक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्या है कि जैसा वे अनुभव से विशेषज्ञ से प्राप्त कर लेते हैं वे इसका शैक्षिक प्रारूप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? क्या है कि कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? ए ऑप्शन है कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाता है, बी ऑप्शन है अधिगम में छात्रों की सहायता करता है, डी ऑप्शन है एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है, डी ऑप्शन है एक कठोर अनुशासक की भांति व्यवहार करता है। अब देखो क्या है कि एक आदर्श शिक्षक कौन होगा? वही होगा जो एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति क्या करता हो? व्यवहार करता हो। क्या होगा? एक आदर्श शिक्षक होगा। ठीक है, एक मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक की भांति जो व्यवहार करता हो। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्न में से किन कारणों की वजह से
शिक्षा का क्षेत्र संघर्ष और भ्रांतियों से घिर चुका है। ठीक है, किसके कारण क्या है, जो शिक्षा को जो क्षेत्र है वो संघर्ष और भ्रांतियों से घिर चुका है। ए ऑप्शन है व्यक्तिपरक व्याख्या, बी ऑप्शन है समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव, सी ऑप्शन है अच्छी शिक्षण विधियों का क्या है अभाव, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्या है कि शिक्षा का क्षेत्र संघर्ष और भ्रांतियों से घिर चुका है। इसका मुख्य कारण है कि जो समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। ठीक है, क्या है कि जो समस्या है उनके निदान की जो कठोर वैज्ञानिक जांच है उसका क्या है अभाव है। ठीक है, इस बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। क्या है कि एक शिक्षक को पाठ योजना के, किसके लिए, पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। ए ऑप्शन है अभिहंत्रिक कार्य, बी ऑप्शन है अभिक्षमता विकसित करना, सी ऑप्शन है ध्यान आकर्षित करना, और डी ऑप्शन है कौशल विकसित करना। इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, कि ध्यान आकर्षित करके एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या है ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। किसको ध्यान में रखते हुए, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ए ऑप्शन है जानकारी प्रदान करना, बी ऑप्शन है नई पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना, सी ऑप्शन है छात्रों का मार्गदर्शन करना, और डी ऑप्शन है शिक्षण में इंटरनेट का उपयोग करना। अब देखो, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए कि छात्रों को मार्गदर्शन करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। किसका स्तर नहीं है, अधिगम का स्तर नहीं है। ए ऑप्शन है विवेदन स्तर, बी ऑप्शन है स्मृति स्तर, सी ऑप्शन है चिंतनशील स्तर, और डी ऑप्शन है बोध स्तर। इसमें कौन सा है, विवेदन स्तर। ठीक है, ये क्या है, शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होना चाहिए। कौन क्या पूछा है, नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, विवेदन स्तर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर क्या है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण, कौन सा, ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है। ए ऑप्शन है विचार, बी ऑप्शन है भावनाएं, सी ऑप्शन है कौशल, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, विचार क्या होगा, विचार। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र में निम्न में से कौन सा विचार संज्ञानात्मक क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा, कौन सी है, एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। कौन सी शिक्षा को, एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा। देखो, ए ऑप्शन है श्री अरविंदो, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद, और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। कौन सी शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा किसने दी थी, श्री अरविंदो। क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है, श्री अरविंदो, इन्होंने क्या है एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। क्या है, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। ए ऑप्शन है अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से, बी ऑप्शन है स्कूल में भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाकर, डी सी ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली में सुधार करके, डी ऑप्शन है स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध करवा के। अब देखो, शिक्षा के क्षेत्र को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है कि अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से। किससे, अच्छे शिक्षक होंगे तो क्या है, शिक्षा का स्तर अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है। क्या है कि आज का जो शिक्षक है उसमें कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है प्रौद्योगिकी का ज्ञान, ए ऑप्शन क्या है, प्रौद्योगिकी का ज्ञान, बी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का विकास करना, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, शिक्षण सामग्री में दक्षता। अब देखो, अब क्या है कि आज के जो शिक्षक हैं उसमें क्या है, शिक्षण को प्रभावी ढंग से, क्या है, शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखो, प्रौद्योगिकी का ज्ञान, तो ये जरूरी नहीं है। क्या है, ये जरूरी नहीं है। अब देखो, बी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। तो ये सही है कि शिक्षण जो अधिगम है उसमें प्रौद्योगिकी का यूज करना। ठीक है, आगे देखो, आगे है शिक्षण
शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान। क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण सामग्रियों में दक्षता। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है। क्या है? एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है। ए ऑप्शन है छात्रों की बौद्धिक स्तर को बढ़ाना। बी ऑप्शन है छात्रों के बौद्धिक स्तर में सुधार करना। सी ऑप्शन है छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता प्रदान करना। डी ऑप्शन है छात्रों में मूल्य प्रणाली को आत्मसात करना। अब क्या है? एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या होगा कि छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता प्रदान करना। क्या है? छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता प्रदान करना एक शिक्षक का क्या होगा? मूल कर्तव्य होगा। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? क्या है कि एक अच्छे शिक्षक की सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण गुणवत्ता है वो क्या है? पहला ऑप्शन है समय पालन और सत्यवादिता। बी ऑप्शन है सामग्री में श्रेष्ठता प्रदान करना। सी ऑप्शन है सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशील। डी ऑप्शन है सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। तो इसमें सबसे करेक्ट क्या है कि सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। ठीक है सर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन। यह है कि एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है? ए ऑप्शन है छात्र का। बी ऑप्शन है प्रधानाचार्य का। सी ऑप्शन है सवै शिक्षक का और डी ऑप्शन है समुदाय का। तो क्या है? एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है? तो सवै शिक्षक का बनता है। किसका बनता है? सवै शिक्षक का बनता है कि वो क्या है? शिक्षण संस्था में समायोजन का जो प्राथमिक दायित्व है वो किसका बनता है? शिक्षक का, कि वो क्या करे? जो शिक्षण संस्था है वहाँ पर समायोजन बनाए रखे। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? क्या पूछा है इन्होंने कि इन कथनों में से कौन सा सत्य है? ए ऑप्शन है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संकलन है। ठीक है, बी ऑप्शन है पाठ्यचर्या सभी शिक्षण संस्थानों में से एक है। सी ऑप्शन है पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है। डी ऑप्शन है पाठ्यचर्या में मूल्यांकन विधियां सम्मिलित नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पहला। क्या है कि पाठ्यचर्या जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यचर्या का ही एक क्या है? इसका है क्या? एक रूप है। क्या है? पाठ्यक्रम ही पाठ्यचर्या का एक संकलन का है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, एक अच्छे शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ए ऑप्शन है विषय का अच्छा ज्ञान होना। बी ऑप्शन है अच्छा संचार कौशल। सी ऑप्शन है छात्रों के कल्याण के प्रति चिंतित होना। डी ऑप्शन है प्रभावी नेतृत्व के गुण। ठीक है, तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या होगा कि उसे विषय का क्या हो? अच्छा ज्ञान हो। क्या है कि अच्छा शिक्षक वही होगा जिसे अपने विषय का क्या हो? अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखो, आगे है एक संस्थान शिक्षक के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? ठीक है, एक जो रिसोर्स टीचर है उसके शिक्षण में, टीचिंग में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो क्या होती है? ए ऑप्शन है विकलांग बच्चों की पहचान और उनका आकलन करना। बी ऑप्शन है सामान्य लोगों, माता पिता, मित्र समूह का संवेदीकरण। सी ऑप्शन है संसाधन कक्षा की स्थापना और सहायक उपकरणों की आपूर्ति। डी ऑप्शन है शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियां। तो शिक्षण में जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो क्या आती है? वो होती है शिक्षण के साथ क्या है? शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियां। डी ऑप्शन इज करेक्ट है, शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियां। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान। क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? किसकी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? ए ऑप्शन है 1961। बी ऑप्शन है 1962। सी ऑप्शन है 1966। डी ऑप्शन है 1986। तो कब हुई है? 1961 के अंदर हुई है। कब हुई है? 1961 के अंदर हुई है किसकी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया के क्या है? अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा उपयुक्त क्रम नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है, मतलब इसके अंदर जो अधिगम प्रक्रिया के अंदर निम्नलिखित चरणों में से कौन सा उपयुक्त क्रम नहीं है? ए ऑप्शन है अभिप्रेरणा। बी ऑप्शन है बाधा। सी ऑप्शन है अनुक्रिया और डी ऑप्शन है लक्ष्य। तो इसके अंदर कौन सा उपयुक्त क्रम नहीं है? डी ऑप्शन है कौन सा? लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य क्या है? अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों में से कौन सा उपयुक्त क्रम नहीं है? तो कौन सा है? लक्ष्य नहीं है। ठीक है, यूजीसी नेट वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।